Friends, this is our first lecture on work, energy and power, class 11th. Okay, today we will discuss about work. What is work and types of work. Okay, so let us start. Work. In physics, work is said to be done. देखिए डेफिनेशन समझते पहले. Work is said to be done in physics if you have an object and you are trying to push it. Okay, तो जब आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है तो इसे आप क्या कहेंगे? वर्क. यानी डेफिनेशन लिख लेते हैं. वर्क इज said to be done if object displace along the direction of applied force. क्लियर? तो ये वर्क की डेफिनेशन आ गई. वर्क इज सेड टू बी डन इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझिए. मान लीजिए ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को एक डोरी से, एक कॉर्ड से मैंने बांध दिया और इस कॉर्ड को मैं इस तरह से पकड़ के खींचता हूं. ये फोर्स है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है. यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? वेक्टर है. आ गया. जब एंगल आ गया तो हम क्या ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि ये वर्क नहीं हुआ? नहीं, वर्क तो हुआ ना. तो क्या करेंगे? इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेंगे. एक अलोंग, या तो आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट निकालकर फोर्स की डायरेक्शन में लगा दीजिए या फोर्स का कंपोनेंट निकालिए. तो देखो फोर्स का कंपोनेंट निकालना ज्यादा आसान है, इसलिए फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे. इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हम कहेंगे F cos थीटा, है ना. आप परपेंडिकुलर है ये और ये बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस. और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? F sin थीटा. देखो F sin थीटा से हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं. क्यों नहीं है? कारण उसका यह है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसेस अप्लाइड फोर्स, इन दोनों की डायरेक्शन को आपको सेम बनाना था. मैंने F cos थीटा लेकर और S को लेकर डायरेक्शन को सेम बना दिया. जब डायरेक्शन सेम बन गई तो यहां वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? F cos थीटा डॉट S, दैट इज W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग वर्क. आया है तक समझ में? जो कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर लीजिए, या अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप. नाउ नेचर ऑफ वर्क. वर्क का नेचर कैसा है ना. तो देखिए ध्यान दीजिए, Fs cos थीटा इज कॉल्ड वर्क. क्लियर? cos थीटा को मैं दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूं. एक थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक. और यहां पर 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बीच में हो. दो कैटेगरी बन गई. इन दोनों कैटेगरी में हम वर्क को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए Fs cos थीटा, when theta is acute, मतलब this is the direction of vector S, this is the direction of vector F, and there is an angle more than 0, either more than or equal to 0 and less than 90 degree, that is acute angle. Then what is the value of work? Work is equal to Fs cos theta, and cos theta is positive. That's why work is said to be positive. Clear? Now what about 90 degree to theta 180 degree? If angle between force and displacement is an obtuse angle, okay,
ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कैसा एंगल आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 90 के ऊपर चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो W बिकम्स माइनस एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? तो W की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर? आगे है तक समझ में? आप इतना कॉपी कर सकते हैं। मतलब दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क। दोनों के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बात समझाता हूं। वेल होता है, वेल कुआं, कुएं में बकेट डाल दी, स्ट्रिंग को उस पुली से खींचते हैं। जब पुली से स्ट्रिंग को खींचा जाता है तो स्ट्रिंग ऊपर आती है और कुएं में से वो जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, वो बाल्टी पानी भरकर ऊपर ला रही है। ठीक है? इसको मैं यहां पर डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। ये तो हो गया अपना कुआं, है ना? यहां पानी है और यहां पर एक पुली लगी है और यहां से हम इसे पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक? यहां पर एक बकेट है, ये पुली लगी हुई है, ये बकेट। जब ये बकेट ऊपर आएगी तो देखिए यहां फोर्स लगाया, यहां टेंशन लगा, यहां टेंशन लगा। बकेट पर वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, W नीचे की तरफ। वेट इज इक्वल टू mg, mg नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है? नाउ वर्क डन बाय टेंशन, नाउ वर्क डन बाय टेंशन, बताइए क्या रहेगा? देखिए W इक्वल टू टेंशन है T, ये T, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक आएगा ऑब्जेक्ट, यहां से डिस्प्लेस होकर यहां तक आएगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, है ना? इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, टेंशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों ऊपर की तरफ है। तो TS और यहां रहेगा cos 0 डिग्री। तो बताइए यहां पर W कितना आएगा, T डॉट S विच इज पॉजिटिव। क्लियर? क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यही काम, सेम यही काम वेट के लिए देखूं, यानी ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए देखें, तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। बकेट तो ऊपर आ रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ। यहां पर बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है? तो अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क देखें तो देखिए, ध्यान दीजिए, W इज इक्वल टू ग्रेविटेशन W, अच्छा वर्क, यहां पर हम इसको Fg ले लेते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। तो Fg और डॉट, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट और cos 180। बताइए cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 180 डिग्री होता है, cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, यानी W इज इक्वल टू माइनस FG cos S, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। आया समझ में? इस तरह से दो नेचर नजर आते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल एक्यूट हो और ऑब्ट्यूस हो तो आंसर आएगा नेगेटिव। क्लियर है बात? जो कुछ भी कॉपी करना चाहते कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय वेक्टर F 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्यों डॉट प्रोडक्ट क्यों करें? क्योंकि देखिए W इज इक्वल टू FS cos थीटा, हमने देखा है ना। तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, FS cos थीटा डॉट में आता है, क्रॉस में, डॉट में, इसका मतलब वेक्टर F डॉट वेक्टर S। क्या मतलब हुआ, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बात आगे बढ़ गई, हम आगे बढ़ाते हैं, यहां से वर्क का कैलकुलेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वेक्टर F
डॉट एस, यहां से W इज इक्वल टू कितना आएगा, F की जगह पर लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? बहुत आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। 2 डॉट, देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई कैप के साथ में प्रोडक्ट होता है, जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट देता है, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। याद रखिए इसे, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। जिसने नहीं पढ़ा है ऊपर वेक्टर वाले आई बटन में क्लिक करके जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2i कैप डॉट आई कैप, 2i कैप डॉट आई कैप प्लस 3j कैप डॉट जे कैप माइनस k कैप डॉट 2k कैप। अब सॉल्व कर लीजिए। 2i कैप डॉट आई कैप 1, दैट इज 2 प्लस 3 माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, 3। What is the SI unit? Newton meter, that is joule. Clear? Now work done by a constant force. अब हम constant force से वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर सिंपल भाषा में मैं इसका थ्योरम लिखना, मतलब टॉपिक बनाऊं, तो क्या बनेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बनेगा टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, वेरिएबल फोर्स के लिए। तो पहले हम कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ेंगे, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अच्छा देखो, कांस्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन कैसा जनरेट करेगा, कांस्टेंट फोर्स है। आप कांस्टेंट फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे, तो जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को भी तो कांस्टेंट मानेंगे भाई। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सोचिए, है ना, फोर्स कांस्टेंट है, इस मास तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स गिव्स अस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या हम लॉस ऑफ मोशन लगा, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा था, हमने इस पर लगा दिया फोर्स। ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है ना। जब ये कांस्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v। अब बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना था, a कैसा है, कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट है, आ गया समझ में, जब a कांस्टेंट है तो क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए ध्यान दीजिए, हाफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। तो पूरे इक्वेशन को जब हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ m क्या है, मास ऑफ हाफ m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जब मास है तो इसको हाफ m से मल्टीप्लाई किया, हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ मल्टीप्लाई 2as। अब क्यों किया हमने हाफ से मल्टीप्लाई, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यहां पर हाफmas, सॉरी, ताकि ये a को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स, और फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या देगा मुझे, वर्क। हमें वर्क ही कैलकुलेट करना है। हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप देखो fs क्या देगा हमें, वर्क। तो ये फॉर्मूला क्या बना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू दिस वन इज वर्क, दैट इज वर्क इज इक्वल टू, this is the final kinetic energy of the moving object, this is the initial kinetic energy of the moving object, that is kf minus ki, this is called
वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसमें जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, उसी काइनेटिक एनर्जी के चेंज को क्या कहा जाता है? वर्क डन। आगे यहां तक समझ में? कॉपी कर लीजिए। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्सेस। लेट अस assume अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा देखो, अगर वेरिएबल फोर्स है तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। F इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। अगर फोर्स को आप वेरी करेंगे तो एक्सेलरेशन वेरी होगा, जब फोर्स वेरी होगा तो एक्सेलरेशन वेरी होगा, है ना? तो हम यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, यही हमारी समस्या है। देखिए, बहुत आसानी से इसे समझा जा सकता है, समझिए इसे। फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds। समझिए, हमने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds डिस्प्लेसमेंट देने के लिए एक वेरिएबल फोर्स f लगाया। वर्क डन कितना होगा? f डॉट ds। क्लियर? दोनों की डायरेक्शन सेम है, f डॉट ds। क्लियर है बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? dw इज इक्वल टू, इससे क्या लिख सकते हैं हम? f को लिखा जा सकता है f इक्वल टू ma होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो f की जगह पर लिखेंगे मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, है ना, डॉट ds। अब और आगे बढ़ते हैं। dw इज इक्वल टू m डॉट a को क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। सोचिए, ये ds और ये dt मिलकर क्या दे देगा हमें, है ना? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन, है ना? तो dv बाई dt इंस्टेड ऑफ a। नाउ ds by dt, what is ds by dt? The rate of change of position with respect to time gives us velocity. तो m dot ds by dt and multiply dv, that is dw is equal to m dot v dv। क्लियर? आप क्या करें? अब इसको सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए इनिशियल से फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो यहां नेटवर्क आ जाएगा। बस हमें ये नेटवर्क कैलकुलेट करना है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए ध्यान दीजिए, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनिशियल, दैट इज u। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इज v, mu mv dv। क्लियर? अब देखिए, m तो कांस्टेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो चेंज नहीं हो रहा ना, मास तो बाहर ले लेंगे। W इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन u टू v v dv। क्लियर? अब देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हम पहले पढ़ चुके हैं। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। अब चूंकि यहां पर डेफिनेट ऑर्डर का इंटीग्रेशन है, इसलिए हम c नहीं लगाएंगे। अच्छा सोचो, x की पावर अगर 2 हो तो यहां पर आएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर v की पावर क्या है? 1, तो 1 है तो क्या आएगा? v पावर 1। यहां क्या आएगा? v पावर 1 प्लस 1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो क्या आएगा आंसर? w इज इक्वल टू m एज इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u टू v, है ना? अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए और इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर? ध्यान दीजिए, W इज इक्वल टू हाफ m, ये 2 बाहर ले लिया, है ना? इंस्टेड ऑफ दिस v वी कैन राइट v अपर लिमिट माइनस, इंस्टेड ऑफ दिस v वी कैन राइट u माइनस u स्क्वायर, है ना? अब इसे सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर लिख देते हैं।
then W is equal to half m v square minus half m u square. Then W is equal to half mv square minus half mu square. What is half mv square? Kinetic energy of the object at final state, है ना, final position पर kinetic energy. This is the initial kinetic energy, that is W is equal to kf minus ki. This is the work done. आया समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम इज applicable in both the forces, that is constant force and variable forces. Thank you for watching my video.